ठीक है, आइए चैप्टर नंबर 2, ये देखिए इतना बड़ा चार्ट चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या है, एक बार आइए जरा हेडर्स देखते हैं। यूजुअली मैंने एक क्रोनोलॉजी फॉलो किया, हायरार्की फॉलो किया है, जहां पे जो टाइटल्स है वो मैंने येलो में दिए हुए हैं, उनके सब टाइटल्स जो है कंटेंट जो है ग्रीन में दिया हुआ है, और उसमें भी और कुछ सब है तो वो मैंने दिया हुआ है ब्लू कलर के अंदर में। ठीक है, कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए आगे बुक में अगर आप देखोगे और एक दो कलर्स यूज किए गए हैं, मैं आपको बताता हूं उस बारे में। राइट, सो चैप्टर नंबर 2 जो है ये डिमांड फोरकास्टिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में बात करता है। तो पहली चीज हम फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोकेशन ऑफ अ फैसिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फैसिलिटी के लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आरएपी, एमआरपी 1, एमआरपी 2, ईआरपी, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईओक्यू। ठीक है, ये सभी चीजें हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर विद सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड साइंटिफिक मेथड्स। उसके अंदर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, और उनके हिसाब से उनका पीरियड एंड उनका पर्पस भी चेंज होता है। तो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट 3 to 6 मंथ्स का पीरियड है, जहां पे पर्पस है इन्वेंटरी मैनेज करना, ट्रांसपोर्टेशन, वर्किंग कैपिटल, लेबर, वर्कलोड एक्सेट्रा। मीडियम के अंदर में 1 to 2 ईयर्स का जो होता है आपका पीरियड होता है, एंड यहाँ पे बजट्स हो गए, कैश बजट्स हो गए, ओवरऑल बजट्स हो गए, डिविडेंड डिसीजंस हो गए, मेंटेनेंस की बात हो गई, कैपेसिटी की बात हो गई, ये चीजें आती है। लॉन्ग रेंज उसके बाद 5 to 10 to 15 इयर्स के आसपास में रिसर्च डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एक एक्सपेंशन एक्सेट्रा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब चीजें आती है। न्यूमेरिकल जो थे यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला याद करना जरूरी थे। राइट, ट्रेंड के ऊपर था, ट्रेंड सेक्युलर होता है, एक समय पे या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड जाता है, इसलिए उसको सेक्युलर बोलते हैं। रिग्रेशन मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है। राइट, सो ट्रेंड कैलकुलेशन में रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y इज इक्वल टू a प्लस bx, y इज सेल्स प्रेडिक्शन, x इज टाइम डेविएशन या जो भी आपका फैक्टर होगा, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। अगर डायरेक्ट है तो चीज बहुत आसान है। डायरेक्ट के केस में क्या है, a इज इक्वल टू सम ऑफ y अपॉन n एंड b इज इक्वल टू सम ऑफ xy अपॉन x स्क्वायर। इनडायरेक्ट मेथड जो था, यहां पे आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना था, याद है क्या नहीं? राइट, समेशन ऑफ ए, समेशन ऑफ बी एक्सेट्रा पूरा फॉर्मूला था, मैंने वो यहां इंक्लूड नहीं किया हुआ है। यही टाइप के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आते हैं इस तरीके से, लास्ट मोमेंट के हिसाब से यही फॉर्मूला रखा गया है। आप इनडायरेक्ट मेथड भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेप्स इन फोरकास्टिंग। राइट, आपको ये पूरे वीडियो में समझ जाएगा चार्ट किस तरीके से पढ़ना है या किस तरीके से क्विकली रिवाइज करना है। 1 से 1.5 घंटे में पूरा ओएमएसएम खत्म हो जाएगा। स्टेप्स इन फोरकास्टिंग, स्टेप्स में क्या थे, 5 या 6 स्टेप्स थे। पहला क्या था, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव समझिए, पर्पस समझिए, फिर टाइम पीरियड डिटरमाइन करिए, फिर मेथड सेलेक्ट करिए। सर मेथड कहां है, ये मेथड देखेंगे अपन। ठीक है, मेथड के बाद डेटा कलेक्ट करना चालू करिए। डेटा 2 टाइप का है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी। प्राइमरी मैंने डेटा यूज किया है और मैं ही उसको, यू कैन से मतलब मैंने उसको लिया है, कलेक्ट किया और मैं ही यूज कर रहा हूं। सेकेंडरी मतलब और किसी ने लिया हुआ है डेटा, कलेक्ट किया और मैं उसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, एंड फाइनल यू नीड टू एक्ट, यू नीड टू एक्चुअली फोरकास्ट। ठीक है, मेथड्स के अंदर में पहला सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, दूसरा यूजर एक्सपेक्टेशन भी था उसमें, तीसरा कलेक्टिव ओपिनियन, फोर्थ मार्केट टेस्ट मेथड, फिफ्थ ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट, सिक्स्थ एक्सपर्ट का ओपिनियन, सेवेंथ ट्रेंड प्रोजेक्शन कैलकुलेशन, एंड एट्थ इज आल्सो कैलकुलेशन मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, हम फोरकास्ट करते क्यों हैं, क्या इंपॉर्ट क्यों करते हैं, व्हाई इज फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग? रिक्वायर्ड क्वांटिटी समझने के लिए, कौन से समय पे चाहिए, राइट टाइम समझने के लिए, रीजनेबल प्राइस समझने के लिए, एंड फोर्थ राइट क्वालिटी की चीजें समझने के लिए। ठीक है, आइए फोरकास्टिंग तो हो चुका है खत्म, कैपेसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज कैपेसिटी? फॉर्मूला देखा अपन ने, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ अ फैसिलिटी। ठीक है, उसके अंदर में आपका जो कैपेसिटी होता है, ये कैपेसिटी शॉर्टेज हो सकता है या कैपेसिटी सरप्लस हो सकता है। कैपेसिटी शॉर्टेज जो है, जहां पे प्रेजेंट कैपेसिटी कम है और फोरकास्टेड डिमांड ज्यादा है, और कैपेसिटी सरप्लस तब होगा जहां पे प्रेजेंट कैपेसिटी ज्यादा है और फोरकास्टेड डिमांड कम है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटी में भी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ठीक वैसे जैसे फोरकास्टिंग में शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म था। ठीक है, शॉर्ट टर्म इज बिलो 2 इयर्स, जो यूज होता है यूजुअली वर्कफोर्स को प्लान करने के लिए, बजट्स के लिए, स्टॉक इन्वेंट्री के लिए, और अबाउट 2 इयर्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, न्यू मशीन, एक्सपेंशन एक्सेट्रा के लिए। अगर मैं कैपेसिटी प्लानिंग के डिसीजंस की बात करूं तो 3 अलग अलग प्लान स्टडी किए गए हिस्टोरिकली, तभी से लेके आज तक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट से लेके आज तक। पहला है लेवल कैपेसिटी प्लान, प्रोड्यूस करिए, सेल करिए, जो बच गया स्टॉक करके रखिए, वापस से प्रोड्यूस करिए, सेल करिए, जो बच गया स्टॉक करके रखिए। फिर दूसरा था मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड, डिमांड के हिसाब से हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और तीसरा था ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी, जो आज भी हम यूज करते हैं, लीस्ट एवरेज यूनिट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इफेक्टिव कैपेसिटी फैक्टर्स। इफेक्टिव कैपेसिटी फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, देखो 2 चीजें हैं।
इफेक्टिव कैपेसिटी होने के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ओवरऑल कैपेसिटी के लिए। तो दिस इज इफेक्टिव कैपेसिटी के लिए, मतलब आपका कैपेसिटी अच्छे से यूटिलाइज हो, ऑप्टिमम यूटिलाइज हो, उसके लिए हमने क्या करना है। और इस तरफ आप देखोगे तो ओवरऑल प्लांट की कैपेसिटी चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, क्या फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो यहां पे है। ठीक है, चलिए सो यहां जब आप देखेंगे इट इज फैसिलिटी डिजाइन, फैसिलिटी का लोकेशन, फैसिलिटी का लेआउट, मतलब पूरा फैक्ट्री के बारे में पहले। दूसरा प्रोडक्ट का डिजाइन, और प्रोडक्ट का डिजाइन के बाद प्रोडक्ट का मार्केट मिक्स, मार्केट के अंदर में कितना बिकता है, प्रोसेस की क्वालिटी और प्रोसेस की क्वांटिटी, कितना वो मैन्युफैक्चर करता है, जो जॉब है उसका डिजाइन, उसका मैकेनिज्म, उसका रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन एक्सेट्रा, मटेरियल का मैनेजमेंट, इक्विपमेंट का मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। लगभग ये स्कोप ऑफ ओएम की बात होगी। अगर ओएम को अच्छे से पढ़ोगे तो इफेक्टिव कैपेसिटी मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, वही बात है। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट कैपेसिटी, आप कितना पैसा डाल सकते हो, इन्वेस्टमेंट, आपका डिजाइन में प्रोडक्ट के और प्रोसेस के कितने चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, ऑटोमेशन डिजायर्ड, मार्केट की डिमांड कैसे चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी किस तरीके से चेंज हो रही है। इसी के साथ कैपेसिटी होता है खत्म। नेक्स्ट आइए, लोकेशन ऑफ अ फैसिलिटी। लोकेशन ऑफ अ फैसिलिटी के अंदर में क्या थे, चार चीजें मुझे ध्यान रखने हैं। पहला कौन सी कंट्री, दूसरा मुझे चूज करना है रीजन, तीसरा मुझे चूज करना है लोकेलिटी, और चौथा मुझे चूज करना है एग्जैक्ट साइट। अगर मैं लोकेशन ऑफ अ फैसिलिटी की बात करूं तो कंट्री के केस में लॉज देखने हैं, टैक्स लॉज देखने हैं, लेबर को कैसे ट्रीट किया जाता है, लेबर अवेलेबल है या नहीं, एफडीआई कितना अलाउड है, करेंसी रेट, करेंसी फ्लक्चुएशन क्या है, पॉलिटिक्स कैसे है, उस पॉलिटिकल सिनेरियो ओवरऑल कैसा है, उसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, कंट्री की क्राइसिस है नहीं है, उसके बाद फिजिकल एंड नेचुरल इकोनॉमिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज भी जो होते हैं ये भी समझना है हमें, डिमांड सप्लाई का खेल भी समझना है हमें यहाँ पे, राइट। देन रीजन की बात करें, इंडिया चूज कर लिया, अब रीजन कौन सा, कौन से स्टेट में जाऊंगा मैं, कौन से जोन में जाऊंगा मैं, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसी चीज सिलेक्ट करनी जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इजिली अवेलेबल हो, लेबर अवेलेबल हो, स्टोरेज अवेलेबल हो, कॉस्ट क्या है, कितना लगता है स्टोरेज का, इन्वेंट्री का, मार्केट कितना है नियर बाय जहां पर आप सर्व कर सकते हो, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एक्सेट्रा, गैस एक्सेट्रा अवेलेबल है क्या, क्लाइमेट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट्स के सब्सिडीज, राइट। नेक्स्ट लोकेलिटी की मैं बात करूं तो लेबर वहां अवेलेबल है क्या, लेबर के लिए सिविक एमिनिटीज अवेलेबल है क्या, कॉम्प्लीमेंटरी इंडस्ट्रीज है क्या जहां पे मुझे पैकेजिंग हो गया, बाकी चीजों की इजिली मिलती है क्या, वाटर, फायर, सेफ्टी, ये सभी चीजें भी यहाँ पे काउंट होती है। लास्टली एग्जैक्ट जो साइट है आपका, वापस वहां पे सॉइल कैसा है, अगर आपको कुछ ग्रो करना है बाय एनी चांस उसके लिए वो सुटेबल है क्या, सरफेस कैसा है, ओवरऑल साइज कितनी अवेलेबल है, ये सभी चीजें मैटर करती है। इसी के साथ लोकेशन ऑफ फैसिलिटी होता है खत्म। अब फैसिलिटी का लेआउट यानी कि प्लांट का लेआउट, कितने लेआउट होते हैं प्लांट के, राइट 6 लेआउट होते हैं प्लांट के। पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा फिक्स्ड पोजीशन, फोर्थ सेल्यूलर, ये सभी फोर्थ चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में कवर्ड है, फिर हाइब्रिड और फिर सर्विस के लिए खास करके फैसिलिटी। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपके लेआउट को अफेक्ट करते हैं, तो पहले तो आपके प्लांट का लोकेशन, आपके मैनेजर्स की पॉलिसी, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कौन से मशीन यूज कर रहे हो, आपके पास रॉ मटेरियल कौन सा है, कितना है, और वर्कर स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, किस तरीके के वर्कर है, कैसे काम कर रहे हैं, राइट। आपने अगर एक अच्छा लेआउट बनाना है तो अच्छा लेआउट तब बनेगा जब आपके कुछ बेसिक चीजें फुलफिल होने वाली, जैसे कि आप लेबर का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, फ्लेक्सिबल ऑप्शंस अवेलेबल है लेआउट के अंदर, स्पेस पूरा का पूरा यूटिलाइज हो रहा है, एम्प्लॉय मोरल हाई है, फ्लो ऑफ मटेरियल भी है, ये पांचों चीजें हैं, राइट। अच्छा, अगर ये पांचों चीजें नहीं है, ये पांचों चीजें नहीं है या इसमें से कुछ भी 19-20 हो रहा है तो जरूरत पड़ सकती है रीडिजाइन करने की। तो रीडिजाइन करने की जरूरत कब कब पड़ती है, जब हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ लीगल, कुछ लॉ लेकर के आगे, लीगल कंप्लायंसेस चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से, प्रोसेस का डिजाइन चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज हो रहा है, चेंज इन आउटपुट वॉल्यूम हो रहा है, वो चीज हो सकती है, बॉटल नेक ऑपरेशन हो सकता है, बॉटल नेक याद है ना, राइट। मेरे सामने बॉटल नहीं, हाँ है बॉटल, ये देखो बॉटल नेक याद आ रहा है क्या कुछ, यहाँ पे कितनी भी कैपेसिटी हो, यहां से जितना बाहर निकलेगा उतना ही बाहर निकलेगा, तो एक वर्क स्टेशन, एक सेंटर, कोई भी एक चीज आपका बॉटल नेक बन सकता है। ठीक है, सो बॉटल नेक ऑपरेशंस की वजह से भी आपकी डिजाइन रीडिजाइन की जा सकती है, न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस हो रही है, राइट। देन लो एम्प्लॉय मोराल है, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली इनको अगर हमने ये दोनों चीजें समझ के प्रिंसिपल्स में बिठा दिया जाए तो प्लांट लेआउट के कुछ प्रिंसिपल्स है, 6-7 प्रिंसिपल्स है, ध्यान देना। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट, सीक्वेंस, यूजेज, कॉम्पैक्टनेस, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट, लेआउट क्यों चाहिए, ताकि हम बॉटलनेक्स को अवॉइड कर सके, ताकि हम अननेसेसरी कॉस्टली चेंजेस को अवॉइड कर सके, इसलिए अच्छे से लेआउट बना लो सोच समझ के, हम सुपरवाइज कर सके, नजर रख सके चीजों पे, हम इकोनॉमीज ले सके, हैंडलिंग जितना आसानी से स्केल के साथ हम हैंडल कर सकते हैं चीजों को, मटेरियल को, फिनिश गुड्स को, राइट। क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करेगा ये,
एम्प्लॉय मोरल में हेल्प करेगा ये, बिकॉज हमें काम करने में मजा आएगा और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा उसी तरीके से, एंड लास्टली लेबर का अच्छा यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। इसी के साथ पार्ट नंबर 4 फैसिलिटी लेआउट होता है खत्म। ठीक है, ये देखो मेरे ख्याल से ना ये जो चार्ट्स मैंने आपके लिए बनाया है ना, इसमें आपको एक और चीज की हेल्प होने वाली है, आपको स्ट्रक्चर समझने आ जाएगा चैप्टर का, इस एंड मोमेंट पे आप एग्जाम में फिगर आउट कर पाओगे चीजों को इजीली। ठीक है, चलिए, सो नॉट ओनली जस्ट रिकलेक्टिंग द पॉइंट्स बट आल्सो लॉट ऑफ स्टफ। चलिए, पहले पहले क्या था, आरएपी था, फिर एमआरपी 1 आया, फिर एमआरपी 2 आया और फिर ईआरपी आया। आरएपी की अगर मैं बात करता हूं, इट इज इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग डिसीजन, जो 3 महीने से 1 साल तक या उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म भी आ गया, इसमें मीडियम टर्म भी आ गया, इसमें लॉन्ग टर्म भी आ गया। स्ट्रेटेजीज क्या यूज होती है, आप वर्कफोर्स की साइज वेरी कर दीजिए, आप आवर्स वर्क वेरी कर दीजिए, आप इन्वेंटरी लेवल्स को चेंज करिए, आप सब कॉन्ट्रैक्ट करिए। इसके ऊपर हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लान ए बी सी भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एमआरपी 1 मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी 2 मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, ये रिसोर्सेज एग्रीगेट प्लानिंग था और ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, एमआरपी 1 में एमपीएस नाम की चीज से डिस्कशन किया था हमने, दैट इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, जो बैकवर्ड प्लानिंग करता है, जिस दिन डिलीवरी करनी है उससे ऑपरेशंस को कितना समय लगेगा, रॉ मटेरियल कब आएगा, लेबर कितना लगेगा। फंक्शंस क्या है एमआरपी 1 के, ये बेसिस देता है हमें डिसीजंस के लिए, प्लानिंग के लिए, ये हमें प्लान और कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है हमारे ऑर्डर्स को और हमारे प्रायोरिटी बेस्ड ऑर्डर्स को। राइट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है एमआरपी 1, इसके नीचे की चीज है ये, एमआरपी 1 के ऑब्जेक्टिव्स, एमआरपी 1 के एडवांटेजेस, एमआरपी 1 के डिसएडवांटेजेस। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन्वेंटरी रिड्यूस हो जाएगा, कम से कम स्टॉक में रखना पड़ेगा, स्टोरेज का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, लीड टाइम रिडक्शन हो जाएगा, जब चीज जरूरत है तभी आएगी, ये रॉ मटेरियल क्यों ना हो, ये फिनिश गुड्स क्यों ना हो, दोनों भी चीजों में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो रियलिस्टिक डिलीवरी कमिटमेंट, बिकॉज जब चीज बन जाती है उसको डिलीवर करने के लिए भी हम इमीडिएट डिलीवर कर देते हैं, और एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमआरपी 1? एडवांटेजेस की अगर मैं बात करता हूं, राइट, एडवांटेजेस की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, सो एडवांटेजेस इज रिडक्शन होता है किसमें, इन्वेंट्री में, आइडल टाइम में और सेटअप कॉस्ट में। ठीक है, हम बेटर रिस्पांस दे सकते हैं कस्टमर को भी और उसको सेटिस्फैक्शन सर्विस भी दे सकते हैं। हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है शेड्यूल को मॉडिफाई करने की और प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए, एंड इट सपोर्ट्स इन कैपेसिटी प्लानिंग, प्लस इट सपोर्ट्स अस इन द फॉर्म की हमें स्पीड अप कब करना है प्रायोरिटी वाले ऑर्डर्स के लिए, एंड इट हेल्प्स द मैनेजर टू यूज द शेड्यूल्स प्रॉपर्ली। ठीक है, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लाइक लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, एक बार बोल के करना है वो इंप्लीमेंट करने नहीं आते। दूसरा, एक्सेप्टेड एज अ टोटल एंड स्टैंड अलोन सिस्टम, आप इस सिस्टम को और किसी सिस्टम के साथ मर्ज नहीं कर सकते। एमआरपी एंड जस्ट इन टाइम साथ में आज भी प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता ये। एक्यूरेसी जो है यहाँ पे एक्यूरेसी तो आएगी बट एक्यूरेट चीजें बहुत कम आएगी, बिकॉज ये एक अकेला सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा। लास्टली रिजिडनेस है, चेंजेस इजीली नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। वेयर इज एमआरपी 2 की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल बिजनेस प्लान को छोटे छोटे डिटेल्ड स्पेसिफिक टास्क में बांट देता है, सो दैट हम इवेल्युएट इजीली कर सके और हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके। एमआरपी 2 हमें हेल्प करता है टू कैलकुलेट व्हेन, व्हाट, हाउ मेनी मटेरियल्स रिक्वायर्ड एंड व्हेन टू ऑर्डर देम। ठीक है, ईआरपी जो है एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, पूरे ऑपरेशंस को मर्ज कर देगा, मतलब सिर्फ ऑपरेशंस में, सब डिपार्टमेंट्स को। तो इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, ऑटोमेट देम and reduce the cost, reduce the errors, increase the accuracy, efficiency, productivity. लास्ट पार्ट है चैप्टर का EOQ। EOQ का फॉर्मूला क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, 4-5 नाम थे, अंडर रूट 2AS अपॉन C, राइट। उसके अंदर 3 और फॉर्मूला देखे थे, पहले ये समझेंगे फिर ये। रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल प्लस, मैक्सिमम में प्लस है, मिनिमम में माइनस है, रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ इंटू मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। और यहां पे अगर आप देखेंगे मिनिमम लेवल के अंदर क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम। तो मिनिमम में नॉर्मल है, मैक्सिमम में मिनिमम है और रीऑर्डर में मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये पूरा का पूरा 10 मार्क का चैप्टर 2 होता है